अभी वो प्लैनेट हो नहीं हो, कहाँ हो, वो स्टार्स हमें नहीं पता। तो वो चीज भी दिमाग में रखनी चाहिए हमें कि हमें जो अगर बहुत बहुत ही ज्यादा दूर की चीजें हैं, वो उनका पास्ट दिख रहा है ना हमें, उनका प्रेजेंट क्या है हमें पता ही नहीं। मे बी वो प्लैनेट्स एग्जिस्ट ही ना करते हो, जो हम पुरानी देख रहे हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। और हो सकता है कि वही हमें दोबारा दिख रहे हो जो हम पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि 100 साल पहले वो उधर थे बट अभी इधर आ गए हो, और हम इधर टेलीस्कोप उस साइड देख रहे हैं तो हमें वो दिख रहे हो। तो अभी ये और सब जो पॉसिबली हमने भी जो ये गैलेक्सी का नेबुलास रिप्रेजेंटेशन देखे है। हैं, ओरियन नेबुला, हेलिक्स नेबुला, ये सब हमारे कोई पास्ट में पर्टिकुलर ऐसा कोई सीन आया हो जिसमें जैसे बटरफ्लाई शेप नेबुलास भी आए हैं, तो पर्टिकुलर ऐसा कोइंसिडेंस रहा हो कि उस समय सारे प्लैनेट्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं और हमने उस समय कैप्चर कर लिया हो। बेसिकली हो सकता है अब हम वहाँ पे जाके देखें तो वैसा दिखे ना, जो हबल ने टेलीस्कोप ने कैप्चर राइट। किया है। हाँ, समझ गए। अभी तो हम तो बहुत देख ही रहे 2 डायमेंशनल इमेज नेसेंट देख रहे हैं स्टेज ना। में है। हाँ, क्या बोला किशोर भाई, फिर से हाँ, बोलना। हम देख रहे हैं तो 2 डायमेंशनल इमेज देख रहे हैं कि एक साइड से ऐसे बटरफ्लाई वाली दिख रही है और दूसरे साइड से कुछ अलग दिखेगी। हाँ, और वो जो केशव ने ये पॉइंट बोला था ना कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जैसे देव अपने आप को एक हम हमारी अर्थ को एक रिलेटिव वो ले रहा था रेफरेंस पॉइंट। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि जो हमारे बिग बैंग का हमको ये पिक्चर आता है ना कि बिग बैंग ऐसे हुआ है, तो वो मैंने पढ़ा था कि ऐसे नहीं हुआ है कि एक पॉइंट से हो गया, वो ऐसे हुआ जैसे मैंने दूसरा जो ये इमेज बनाया है, तो ऐसा चीज जैसा बनाया ना, चीज का जो स्लाइस होता है, जो क्यूब होता है, तो उसके बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हैं ना ये यूनिवर्स, तो एक यूनिवर्स ना ऐसे बना है। अब सोचो ना, सेंटर से बन रहा है ये, सेंटर से, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है ना, ओरिजिन पॉइंट नहीं है। मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये इसको मान लो पूरी ना, पूरा स्पेस टाइम मान लो, ये वाला ब्लैंक, ये जो पार्ट दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। और ये जो अब मैं पैरेलल यूनिवर्स वाली उस पे आ गया हूँ टॉपिक पे, ठीक है। तो इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस, ये यूनिवर्सेस हैं। अब ये कैसे बने हैं, जैसे एक यूनिवर्स ना बीच में एक जगह पैदा हो गई ऐसी, तो इधर साइड जो है हमारा, ये पूरे हमारे हम लोग हैं, हमारे प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम, हमारा सब कुछ। और यहाँ पे वो जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये पूरा वो पार्ट है। तो इसके बीच में एक छेद हो गया है। ये थ्योरी है जो कि मतलब जो बिग बैंग को एक्सप्लेन करती है, ना कि ये वाली। ये जो हमारी पुरानी पड़ी हुई है ना, ये अभी पुरानी हो गई है। तो वो जो केशव बोल रहा था कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मतलब रेफरेंस पॉइंट कैसे ले सकते हैं, तो लेकिन इसीलिए बेसिकली नहीं। हम जैसे रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते, स्पीड को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम ब्लैक होल के पास में होते हैं तो पर्टिकुलरली हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, ऐसा कुछ भी मैंने कहीं पढ़ा है। जैसे हमारी राइट, स्पीड स्लो हो जाती है अगर हम, और हम उससे दूर हैं तो हमारी स्पीड काफी फास्ट मूविंग है। तो हम एज ए स्पीड को रेफरेंस लेके इन सब चीजों को कैलकुलेट करें। अगर कोई गैलेक्सी उसके पास में होगी तो उसकी स्पीड पर्टिकुलर स्लो होगी जिस पे वो मूव कर रही होगी, और जो फार्दर अवे गैलेक्सीज होगी वो फास्ट होगी। तो एज ए स्पीड एज ए रेफरेंस लेके हम ऐसा वेरीफाई कर सकते हैं कि सेंटर पे कुछ ऐसा है ब्लैक होल। और आई थिंक मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है या सॉरी देखा है किसी डॉक में कि वो लोग ऐसा फ्लो पूरा चेक कर रहे थे, एनर्जी का फ्लो किधर जा रहा है। तो वहाँ वैसा हो रहा था कि वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा था। इट वाज समथिंग लाइक कि एक एक पूरा यूनिवर्स ना एक तरफ फ्लो कर रहा है, और जिसको हम बोलते हैं ना डार्क एनर्जी, उसको एक तरफ लेके जा रही है। जिसको हम बोलते हैं ग्रेट, फैलने को क्या बोलते हैं यार, ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। हाँ, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। ग्रेट एक्सपेंशन हो रहा है कि हर चीज ऐसे फैलती जा रही है, और उसके पीछे और ग्रेविटी उसको जोड़ना चाह रही है, और जो ये है डार्क एनर्जी उसको दूर ले जा रही है। ये मैंने देखा। लेकिन तुमने जो सौरभ, तुमने जो ये बताया, ये इसको देख के लग रहा है कि ये जो अलग अलग ब्लॉक्स है यहाँ पे, ये तो सारे मतलब एक एक यूनिवर्स बोल रहे हो ना तुम? हाँ राइट, पैरेलल यूनिवर्स वाला टॉपिक बता रहा था। हाँ, तो यहाँ पे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो यूनिवर्सेस हैं ये दो सब अलग अलग स्पेस टाइम में अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करके बैठे, जबकि पैरेलल यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट से मेरे को ऐसा लगता है कि दे ऑक्यूपाई द सेम स्पेस टाइम बट दे एग्जिस्ट इन लाइक पैरेलल यू नो
dimensions, or you can say they are in a different frequency or something like that. हाँ, मतलब एक्चुअली मैंने गलत बोला, ये पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, दिस इज नोन एज मल्टीवर्स। ये मल्टीवर्स थ्योरी है जो मैं बता रहा था, ये पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस की थ्योरी है। मतलब हमारे यूनिवर्स के बाहर भी दूसरे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और जो तुम बोल रहे हो, हाँ, पैरेलल यूनिवर्स में वो ये है जो मैंने पहले बताया था कि अगर ऐसे ये हमारा स्पेस टाइम है और स्पेस टाइम में एक छोटी सी यहाँ पे डायमेंशन है, और सोचो इस डायमेंशन में एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो इस और हम यहाँ पे हैं, हमारा यूनिवर्स इस लाइन पर है, ठीक है, ये लाइन पर है, और या इस डायमेंशन में है, और इस डायमेंशन में एक यूनिवर्स बैठा है, तो दे आर एक्चुअली ऑक्युपाइंग द सेम स्पेस टाइम, बट वी कैन नॉट, एक डायमेंशन का यूनिवर्स के लोग दूसरे डायमेंशन के यूनिवर्स को नहीं देख सकते। तो ये पैरेलल यूनिवर्स है। हाँ, वो मैं गलत बता रहा था, मल्टीवर्स थ्योरी है, सॉरी भाई। मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे को तो ये लगता है शुरू से, मतलब मेरा ये कंजेक्चर है एटलीस्ट, कि ये जब स्टार्ट हुआ था, एवरीथिंग व्हेन इट स्टार्टेड, देन इट वाज सिंगल यूनिवर्स, एंड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी का जो है, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड, राइट? सो लाइक the million or infinite different possible things that may happen, तो हर एक चीज का probability equal है, तो वो सारी चीजों का occur करने का probability क्योंकि equal है, so if they all try to happen, then there will be like some kind of a equal probability of all of those existing. मेरे को ऐसा लगता है, and because of those things space time somehow branched out. मैंने एक ना ऐसा कॉन्सेप्ट सुना था कि जैसे हमारे जो पूरा यूनिवर्स है हमारे वाला, उसमें पर्टिकुलर 6 कांस्टेंट्स हैं शायद तक, स्पीड ऑफ लाइट और परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो वो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है हमारे यूनिवर्स के लिए। तो बेसिकली हो सकता है जो अलग यूनिवर्स होंगे उनके लिए डिफरेंट ट्यूनिंग सेट करी हो और हम उनसे कनेक्ट ना कर पा रहे हो, इसी वजह से अलग डायमेंशंस प्रोड्यूस हो रही हो, और बेसिकली ऐसा कुछ हो। पॉसिबिलिटी है, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय थ्योरी? मतलब मैंने जो बोला कि मतलब एवरीथिंग, ऑल द डिफरेंट possible things that can happen at one particular instant throughout the universe, those like everything can happen with equal probability, and like so it is a probabilistic distribution whatever happens, and like because of that हो गए तो हाँ, उसी वजह से इनफाइनाइट यूनिवर्स है, तो हर एक चीज का जो है ना उसके वजह से मतलब टाइम ब्रांच आउट होता है, उसी वजह से पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि टाइमलाइन में भी हमने देखा है ना कि अगर कोई एक इवेंट होता है, एक कॉज है और उसके वजह से एक इवेंट अकर होता है, तो वो इवेंट को अगर तुम पास्ट में जाके तुम चेंज कर दोगे तो एक डिफरेंट टाइमलाइन ब्रांच आउट हो जाता है ना? So why can't we think of it in reverse? क्वांटम मैकेनिक्स में है इसका आंसर। एक्चुअली में आंसर क्या है, सिर्फ एक ये है कि प्रोबेबिलिटी क्यों हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो सबसे ये स्ट्रिंग जो उन्होंने बताई ना, जो स्ट्रिंग होती है सबसे छोटी फ्रेगमेंट्स हैं ये, ठीक है, ये डिफरेंट वेज में वाइब्रेट करती है। तो अभी तुम्हारा पॉइंट लेता हूँ और देव का पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि वो दोनों पॉइंट उन्होंने बताए हैं। देव क्या बोल रहा है कि एक यूनिवर्स में ये जो कांस्टेंट्स हैं, जो उसने बताया स्पीड ऑफ लाइट है या 3-4 जो भी बताया उसने, 10 कांस्टेंट्स हैं, एक्ज्यूम करो 4 है, ABCD है, वो इस यूनिवर्स में है। इस यूनिवर्स में वो EFGH है, इस यूनिवर्स में वो IJK है। तो डिफरेंट यूनिवर्सेस में उन कांस्टेंट्स की वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए उन यूनिवर्सेस की फिजिक्स भी डिफरेंट है। हो सकता है कि इसमें लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा रही हो, डार्क मैटर की स्पीड इतनी ज्यादा रही हो कि यूनिवर्सेस बन ही नहीं पाए, तो इट विल बी लाइक अ ब्लैंक यूनिवर्स टाइप का है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, नो सोलर सिस्टम, नथिंग। और दूसरा जो मैंने इसमें पढ़ा था स्ट्रिंग थ्योरी में, कि ये जो स्ट्रिंग है इट इज वाइब्रेटिंग इन लाइक डिफरेंट वेज, मिलियंस ऑफ वेज में वाइब्रेट करती है, और उस हर एक वाइब्रेशन के अगेंस्ट में डिफरेंट पार्टिकल्स बनते हैं।
जैसे कि हमें कौन कौन से पार्टिकल पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है। हमारे यूनिवर्स में ये पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं और ये इसलिए बनते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करके उन पार्टिकल्स को बनाती है, ठीक है। अब स्ट्रिंग थ्योरी ने ये बता दिया है हमको कि ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट करती है। एक बार ऐसे करती है, एक बार ऐसे करती है, एक बार ऐसे करती है। अब ये जो बाकी ये नंबर 1 वाला ये हमारा यूनिवर्स हो गया। इससे इलेक्ट्रॉन बन गया, प्रोटॉन बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। और ये बाकी जो 3 है, इससे कोई नए एबीट्रॉन, सीबीट्रॉन, टीबीट्रॉन, 4D-ट्रॉन, 5D-ट्रॉन, 6D-ट्रॉन बन गए। तो ये इसने वो यूनिवर्स बना दिया, इसने ये यूनिवर्स बना दिया सेम टाइम स्पेस में, इसने ये यूनिवर्स बना दिया। ये कहती है स्ट्रिंग थ्योरी। तो इसीलिए हर एक डायमेंशन पे तुम देख रहे हो, हर एक जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है। और इसको थोड़ा मैं कनेक्ट कर जाऊंगा, माइथोलॉजिकली भी बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी है जिसको ओम बोलते हैं। जैसा माइथोलॉजिकल फैक्ट कुछ नहीं है उसका, बट मेरा कहने का मतलब है, किस पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि हर एक यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी है, उसके खुद के कॉन्स्टेंट्स हैं और उसका एक खुद का एक वाइब्रेशन है जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट कर रहा है बाकी यूनिवर्सेस की वजह से। और जो संदीपन ने पॉइंट बोला कि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर हम ताश भी खेलते हैं, तो अगर हम ताश खेल रहे हैं और कार्ड्स खेलते खेलते अगर किसी के पास क्वीन, किंग और गुलाम का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आता है, तो अगर हम वो ताश की गड्डियां बढ़ाते जाएंगे तो वो ऐसी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि वो कॉम्बिनेशन रिपीट होने लगेगा। यानी कि अभी जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं इस यूनिवर्स में बैठकर जिस भी टॉपिक के बारे में, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम किसी और यूनिवर्स में भी सेम तरीके से सेम बात कर रहे हैं। इट इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर यूनिवर्स। ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स हो गया, समझा नहीं मुझे। किसी को नहीं समझा क्या? ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, जैसे अगर हम अपने पर्टिकुलर कांस्टेंट्स को देखते हैं, जैसे ABCD को हम कैलकुलेट करके इस पे थ्योरीज बना रहे हैं, तो हो सकता है हम अपनी प्रोबेबिलिटी लें, EFGH को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्या पता हमें कुछ नई डिस्कवरीज मिल जाएं, और ऐसे करते करते हर एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कवर करें और नई नई थ्योरीज बनाएं, तो हो सकता है हमारी यूनिवर्स के लिए भी वो काम आ जाए थ्योरीज। ऐसा भी साइंटिस्ट कुछ इस पे वर्क कर रहे हैं क्या, जैसे इस चीज पे? वो शायद ग्रेविटॉन के बारे में किसी ने तो बोला ना, वो ग्रेविटॉन हाँ तो दूसरे यूनिवर्स का तो नहीं है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट मुझे याद है जो अभी एक सिटी में चल रहा है। उस सिटी में मोबाइल फोन्स भी अलाउड नहीं है। जिस सिटी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है पैरेलल यूनिवर्स वाला, वो लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप लगा रखा है। रेडियो टेलीस्कोप क्या करता है, जो ये रहती है ना रेडियो वेव्स, उनको कैप्चर करता है वो। तो अगर ये यूनिवर्स हमारा है, यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया हुआ है, ठीक है, और ये सिर्फ इतने एरिया में, यूनिवर्स के सिर्फ इतना वाला जो एरिया ना, इतना एरिया, इससे इस पे फोकस्ड है वो टेलीस्कोप, ठीक है। और यहाँ से जो डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ से क्या क्या पार्टिकल आ रहे हैं, क्या क्या रेडियो वेव्स आ रही हैं। अब वो एज्यूम करके चल रहा है कि यहाँ पे एक और यूनिवर्स है जो जब इससे टकराएगा, इससे ओवरलैप होगा, उसकी वजह से कुछ नए रेडिएशंस आएंगे, और उनमें वो वाले पार्टिकल जो तुम बोल रहे हो EFGH की वजह से बने हुए जो पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जगह जो A-ट्रॉन, B-ट्रॉन, C-ट्रॉन है, उनकी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है। और अभी जो मैंने एक किसी ने तो अभी सुमित ने शायद वो भेजा था लिंक, वो तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढा है अंटार्कटिका में कि जो पार्टिकल्स हैं वो रिवर्स ट्रेवल कर रहे थे टाइम में। वो तो मुझे समझा ही नहीं, अभी पढ़ूंगा कहीं और उसका कुछ लिंक मिला तो। हाँ, अभी कुछ तो एक आया है ना जिससे कि प्रूव हुआ है कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कुछ है। हाइपोथेसिस है, वो लोगों ने डिटेक्ट किए कुछ इलेक्ट्रॉन्स या पता नहीं कुछ पार्टिकल्स जो कि रिवर्स ट्रेवल कर रहे थे टाइम में। अब रिवर्स ट्रेवल कर रहे थे, वो पता नहीं उन्होंने कैसे डिटेक्ट किया है। तो उनका कहने का मतलब है कि एक और यूनिवर्स है जिसमें कि टाइम रिवर्स में चल रहा है। टाइम रिवर्स में? हाँ वो अंटार्कटिका में आई थिंक मैं थोड़ा मिस कर गया अभी जो आपने बोला, मैं थोड़ा कहीं बाहर मतलब सामान लाने चला गया था। हाँ एक्चुअली ये अंटार्कटिका में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है ना नासा का? हाँ, अंटार्कटिका में। हाँ, तो मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में, कुछ रिवर्स में आई थिंक टाइम चल रहा है, ये ऐसा कुछ है कंसेप्ट। हाँ, बट क्या ऑब्जर्व किया उन लोगों ने कि उन्हें पता चला कि रिवर्स में चल रहा है? पता नहीं, उसमें ऐसा लिखा था ब्लॉग में। डिटरमाइन किया
ऐसा नहीं लगता कि हम एक्सपेरिमेंटल से ज़्यादा थ्योरेटिकल होके मतलब काफ़ी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हम ग्रेविटी को पर्टिकुलर 10 वैल्यू दे के उससे कैलकुलेशन करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, तो हम मैकेनिक्स को और एक्सपेंड कर सकते हैं अगर ग्रेविटी की वैल्यूज डिफरेंट कर दें, और अगर मान लीजिए ग्रेविटी को रिवर्स इफेक्ट दे दें, और ऐसे करके हम काफ़ी यूनिवर्सेस के बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसे हर एक पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करके एक नई फिजिक्स का ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। शायद ये एक वो बनाया है सिमुलेशन, पता नहीं नासा ने बनाया है किसने बनाया, उसमें वो लोग ये डालते हैं कांस्टेंट्स उल्टे सीधे करके, और डिफरेंट सिमुलेशंस में चेक करते हैं कि हमारा यूनिवर्स कौन से हाँ सॉरी, उसमें उन्होंने ऐसा किया था कि सॉरी यार मैं ड्राइंग से ही बता रहा हूँ आज, कि जैसे उन्होंने ये यूनिवर्स लिया, एक सिमुलेशन बनाया था, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था सिंपल, ठीक है, और उसके अंदर इन्होंने ना ये डाल दिए अपने सोलर सिस्टम्स डाल दिए जितने भी हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, स्टार सब डाल दिए इसमें, ठीक है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज डाल दी, मतलब उनका मास, उनका स्पेस सब डाल दिया इसमें, और उसके बाद इन्होंने उस सिमुलेशन को रन किया तो ये पूरा बिखर गया, मतलब वो यूनिवर्स बना ही नहीं, सब इधर उधर चला गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ी डार्क एनर्जी डाली, डार्क मैटर जिसको बोलते हैं, मतलब एक फोर्स, एक इलास्टिक जैसी चीज जो चीजों को बाइंड करके रखती है, ऐसे कंसीडर करो ना कि च्युइंगम है, च्युइंगम में ना थोड़ी कुछ चीजें फंसी हुई हैं, तो च्युइंगम अगर स्ट्रेच कर रही है तो वो भी स्ट्रेच कर रहा है साथ में, ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो डार्क मैटर है इसको बढ़ाते गए, जैसे पहले थोड़ा डाला, फिर थोड़ा और डाला, फिर थोड़ा और डाला, फिर एक पर्टिकुलर पे डाल के उनका हमारा यूनिवर्स एग्जैक्ट बन गया। तो तब उन्होंने डिटेक्ट किया था कि डार्क मैटर है, मतलब जो हमको दिख रहा है उसके अलावा भी कुछ एनर्जी है, ये सिमुलेशन हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम बता रहे हो कि मतलब ग्रेविटी ही चेंज कर दे, और ग्रेविटी मतलब, और जो तुम 10 कांस्टेंट है वो सब चेंज करने को बोल रहे हो ना, सारे चेंज करके परम्यूटेशन ट्राई करें उनके। हाँ, परमुटेशन ट्राई करके हो सकता है ऐसी कोई यूनिक थ्योरी हमारे पास आ जाए जो हमारे लिए भी काफ़ी माइंड ब्लोइंग हो, तो एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा हम थ्योरेटिकली भी ऐसे नए प्रूफ्स निकाल लें। क्योंकि बेसिकली एक्सपेरिमेंटल में हम जैसे भी जाते हैं ना, जैसे हाइड्रोन कोलाइडर को भी बताया था मैंने, एक डॉक्यूमेंट में देखा था कि उसको काफ़ी कम एनर्जी है जिसको प्रोटॉन्स को कोलाइड करा रहा है, उससे भी एक बड़ा 100 टाइम बिगर्स बना रहे हैं, जिसमें वो प्रोटॉन्स और तेजी से मतलब कोलाइड करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल जाने में हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती, इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होती है, काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है। तो उससे ज़्यादा हम जैसे आने वाले तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दें, और इसके बाद में हाँ, थ्योरेटिकल फिजिक्स तो करते ही हैं वो लोग, थ्योरी बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने एक बताया ना, एक आइंस्टाइन ने शायद कुछ इक्वेशन लिखी थी जो फेल हो गई जैसे ही वो बिग बैंग के पीछे जाने लगे, मतलब सोचो ना, उनके 5-6 कांस्टेंट हैं, एक इक्वेशन है, सॉल्व कर रहे हैं उसको, और उसमें जैसे ही उन्होंने उस बिग बैंग वाले पॉइंट के पीछे जाके उसको, आई डोंट नो मैथमेटिकली उन्होंने कैसे किया होगा, कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी वो, बट इमेजिन कर सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा ही कुछ किया होगा कि उन कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज करी होगी कि वो हमारे बिग बैंग से पहले क्या थे, और वो सारे कांस्टेंट फेल हो गए, जो मतलब उनके यूनिवर्स के कांस्टेंट जो भी लगा रहे थे वो सारे के सारे फेल हो गए थे ग्रेविटी के। तो उनको फिर समझ में आया कि उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हमारे यूनिवर्स के बियॉन्ड जो फिजिक्स है दैट इज डिफरेंट, वो फिजिक्स ही अलग है, मतलब वो हमारी फिजिक्स पे हम काम ही नहीं, तो अगर तुम जो भी बोल रहे हो, तुम जो वैल्यू चेंज करोगे वो तो तुम हमारी फिजिक्स के वेरिएबल्स की चेंज करोगे ना, लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअली तो फिजिक्स ही नहीं एट पता है द तो एट द एंड ये चीज साबित हो जाता है कि हम लोग जो चीज यहाँ अपना अपना हाइपोथेसिस मान के चल रहे हैं, यूनिवर्स में कुछ और चल रहा है। हो सकता है, मतलब ठीक है, यूनिवर्स के हमारा बाहर। हाइपोथेसिस, हाँ, बाहर कुछ और चल रहा है, हमारा हाइपोथेसिस कुछ और चल रहा है, उनका हाइपोथेसिस कुछ और चल रहा है, उनका कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे। हाँ, यही हुआ। एक चीज और पूछना था, जैसे कि हमने बहुत चीज देखा है कि अंटार्कटिका बोला है तो अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ पे किए जाते हैं, और बहुत सारा मतलब बोला जाता है बहुत अनएक्सप्लोर्ड है वहाँ का इंटीरियर। तो एक्चुअली मतलब क्या है वहाँ पे, ऐसे ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे क्यों कंडक्ट किए जा रहे हैं आजकल? एयर क्लियरर है, आई थिंक मोस्ट बिगेस्ट रीजन यही होगा, देयर इज नो, नहीं, ब्लैक होल तो वहाँ पे भी मतलब नहीं, हाँ वो तो सच चीज है। आई थिंक वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लियर है,
एंड क्लियर ट्रांसमिशन जो भी इलेक्ट्रॉन्स का मिलता है बाहर से, स्पेस से जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, बम्बार्ड हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, वहां पर सबसे ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं अंटार्कटिका में, ड्यू टू द क्लीन एटमॉस्फेयर। वो सबसे बड़ा रीजन है। तो अभी, और दूसरा रीजन है नॉइज नहीं होती, क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट पुणे जैसी सिटी में करेंगे फॉर एग्जांपल, नॉट पॉसिबल, वहाँ तो आवाज। तो पहली बात एटमॉस्फेयर भी क्लियर हुआ तो नॉइज का वो आ जाएगा, सारा क्लस्टर आ जाएगा, नॉइज पोल्यूशन आ जाएगा। तो उनके बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसीलिए वो लोग अंटार्कटिका में जैसी जगह है। मैंने बताया ना कि जहाँ पर ये पैरेलल यूनिवर्स वाला चल रहा है, अपना कोई इंडियन ही है, वो शायद कोई साउथ इंडियन है, वो ही हेड कर रहा है उसको। तो वहां पर मोबाइल फोन ही नहीं अलाउड है। और बाद में उन्होंने ये भी एक दिन क्या हुआ, रात को उससे सिग्नल मिलने लगे साइंटिस्ट को, रात को 9 बजे मिलते थे, फिर बंद हो जाते थे। तो 3 दिन तक ऐसा हुआ, तो वो ऑब्जर्व करने लगा कि लेकिन मिलता कुछ नहीं था, मतलब उसको पार्टिकल्स मिलते थे लेकिन और बाद में मिलना बंद हो जाते थे। तो उसको पता चला कि उसने माइक्रोवेव में खाना गर्म करता था, 9 बजे खाना खाता था वो। तो माइक्रोवेव में खाना गर्म करता था, उसकी माइक्रो रेडिएशन आ जाती थी। तो इसीलिए उस पूरे एरिया में ये सब बंद है, अलाउड ही नहीं है। माइक्रोवेव या मोबाइल फोन्स कुछ भी नहीं अलाउड है जहाँ रिसर्च चल रही है। एरिया 51 भी ऐसा ही होगा, काफी आइसोलेटेड। हाँ सही बोल रहा है। लेकिन ये किसी ने इसका पढ़ा क्या? नासा का भी आया है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ। एलियन, क्या था हमारा, एलियन प्लैनेट्स एंड देयर टेक्नोलॉजी। ये किसी ने पढ़ा है क्या? नासा का कुछ अभी स्टेटमेंट आया है कि उसने बोला है कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। उसने वीडियोस, हाँ कुछ दिन पहले मतलब कुछ पुख्ता उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जैसे एक बात की कि हो सकता है। तो उन्होंने वीडियो तो रिलीज करे हैं ना, मतलब वीडियो में दिख रहा है कि नहीं UFO है। वीडियो ऐसा कुछ उन्होंने और वो नहीं बोला है जहाँ तक मैंने देखा है। उन्होंने सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस डिक्लासिफाई किए थे, बट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है शायद। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया उनका। वही उन्होंने यूएफओ बोला। यूएफओ बोले तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि इट इज अ एलियन थिंग। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक इस पे मींस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एलियन, आई मीन हम ये क्यों मान के चलते हैं कि एलियन वुड बी अ सुपीरियर स्पीशीज देन ह्यूमन बीइंग्स? Aliens would be a superior species. I think हम लोग बहुत, I mean that there could be life form somewhere else, which we call as aliens, which would be inferior in terms of intelligence than us. और बेसिकली अगर वो सुपीरियर होंगी तो वो हमसे कांटेक्ट ही नहीं करना चाहेंगी। वो हमसे कांटेक्ट क्यों करना चाहेंगी? और हम देखते हैं यूएफओ को, and that is the reason why we are not able to prove it yet. नहीं ऐसा होगा, लाइक डायलॉग है ना कुछ, ये बोलता है कि मैं तुम्हें पहले देखूंगा, लाइक मैं तुम्हें पहले देखूंगा, ऐसे। लाइक हम किसी एलियन को विजिट करने से पहले वो हमें विजिट कर रहा है, इसलिए लाइक शायद हम वो इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है हमसे ज्यादा। और एक ना हम लोग थोड़े and if you watch, अगर मूवीज देखोगे, so even Interstellar में भी आप देखोगे and Arrival, in both movies, I don't know about Arrival, but Interstellar में it somehow comes to a point that there is no other form of being. वो बंदा खुद था जो ब्लैक होल में फंसा हुआ है, and he is the one who is conveying how to get out of the earth. बेसिकली मैंने इसके लिए क्या ना वो थ्योरी भी तैयार की थी, जैसे ऐसा हो सकता है कि हो सकता है एलियंस पर्टिकुलरली अपन ही हो, जैसे हमने बहुत पहले यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आना शुरू किया हो अर्थ पे, और काफी टाइम तक हम रहे हो, और उसके बाद में कोई पोस्ट एपोकैलिप्टिक थिंग आई हो, जैसे कोई मीटियोर और आने लगा हो, जिससे लग रहा हो कि भाई हमारा तो एग्जिस्टेंस बचेगा ही नहीं, और हम ही वहाँ पे बाहर चले गए हों, और उसके बाद में यहाँ पे हम वापस इवॉल्व होके आए हैं। Imagine that you were able to time travel. So वैसा अगर होगा तो फिर वो कोई पास्ट में कोई सिविलाइजेशन रही होगी तो उससे हो, जिसके हमारे पास एग्जिस्टेंस नहीं है, खाली हमारे पास लेकिन कोई
लेकिन अभी जैसा सिचुएशन है उससे तो लगता है कि फ्यूचर मतलब अगर कोई एपोकलिप्टिक सिचुएशन आया तो वो फ्यूचर में होगा ना। अगर कुछ पास्ट में हुआ होता तो उसका कोई प्रूफ रहता, बट हमारे पास लेकिन प्रूफ है नहीं। जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर इसको माइथोलॉजिकल ले जा रहा हूँ, लेकिन जैसे हमने देखा है कि जितनी बातें होती है माइथोलॉजिकली वो 50,000 साल पहले की होती है, 60,000 साल पहले की बातें करते हैं ये जो माइथोलॉजिकल जो होते हैं। तो हो सकता है बेसिकली ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हो और बाद में अचानक से हमारे पास ऐसा कुछ हुआ हो जिससे हमारे पास प्रूफ्स नहीं रहे हो इनके, और बाद में इन्होंने हमसे कम्युनिकेट करके अपने बारे में बताया हो, ऐसा कुछ। आई थिंक एक भी एपोकलिप्टिक इवेंट होगा अगर, तो सारे प्रूफ मिट जाएंगे, इनफैक्ट हाँ, 1000 ऑफ इयर्स में मिट जाएंगे। और उसके बाद में हमसे वापस क्योंकि कम्युनिकेट किया हो। हम लोग बना ही क्या रहे हैं, आज भी देखो हमने क्या बना लिया है, बुर्ज खलीफा बना लिया है क्योंकि यू वांट द टॉलेस्ट बिल्डिंग, बट वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेटल बना लिए हैं, वो भी डिकम्पोज हो जाएंगे। प्लास्टिक मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्लास्टिक की भी एज होती है, 1000 ईयर या मिलियन ईयर जो भी है, वो भी एक टाइम बाद डिकम्पोज हो ही जाएगी। और वो और भी अपने साथ जैसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप, तो अपने जैसे देखा जाए तो फ्यूचर में अपन हो सकता है हमारे साथ ऐसा कुछ हो कि एपोकलिप्टिक थिंग आई हो, हमारे साथ ऐसे हो जाए, तो हम भी वही ट्राई में। करेंगे हम हाँ, अर्थ से बाहर निकलें, इससे सेव करें अर्थ से बाहर निकल के। तो हम अर्थ से काफी दूर ट्रेवल पे चले गए हों और अर्थ वापस से उस एपोकलिप्स से बच के, जैसे कोई पेंडेमिक आया हो या फिर कोई एस्ट्रॉइड हिट हुआ उससे बच के वापस इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हो, और अर्थ तो बेसिकली वापस से वर्क करने लगे और हम हमारे आउटर स्पीशीज बन गए हों और ट्रेवल कर रहे हो स्पेस में। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई प्रूफ रह जाना जरूरी नहीं है कि मार्स पे लाइफ थी तो हमें उसका प्रूफ मिल जाएगा। चाहे ज्यादा हमें वाटर के चैनल्स तो मिले ही ना, वाटर के चैनल्स हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ वाटर था, वहाँ पे वाटर नदियाँ थी पानी की। अब पानी की नदी थी तो ऑब्वियसली वहाँ पे लाइफ का कुछ तो रही होगी। मैं नहीं बोलता हूँ कि जो अविनाश ने बोला कि इंटेलिजेंट लाइफ रही होगी, मैं भी नहीं एग्री करता। इस पॉइंट को सबसे पहले ब्रेक किया था स्टीफन हॉकिंस ने। उन्होंने सबसे पहले बोला कि वी आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शंस। हम जब भी एलियंस के ढूंढने लगते हैं तो हम ढूंढते हैं ग्रीन कलर के होंगे, सींग वाले होंगे, हमारे जैसे दिखते होंगे, वैसा जरूरी नहीं है। उसने इमेजिन किया था, सोचो कार्बन एक आइसोटोप है और कार्बन से नीचे सल्फर आता है, तो सल्फर के भी बने हुए आदमी हो सकते हैं, बीइंग्स हो सकते हैं, या ऐसे बीइंग्स हो सकते हैं जो माइक्रो सेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं और मर जाते हैं, या ऐसे बीइंग्स हो सकते हैं जो बादल जैसे दिखते हैं। मतलब सल्फर के क्लाउड है, हम तो निकल जाएंगे, सल्फर के क्लाउड है यार, कुछ नहीं है, सल्फर का क्लाउड है। लेकिन अगर वो सल्फर का क्लाउड जिंदा हो तो, और ये भी कहना गलत होगा कि हम लोग सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, दैट इज अवर प्रोसेस ऑफ बीइंग अलाइव। बट ऐसा भी बीइंग हो सकता है, ऐसा भी एलियन हो सकता है जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, जैसे कोई पेड़ होते हैं, या हो सकता है कोई सल्फर डाइऑक्साइड इनहेल करता हो और दूसरी अमोनिया रिलीज करता हो, लेकिन वो लिविंग हो। तो ये स्टीफन हॉकिंसन से कई सारे एलियंस के, तो उन्होंने बोला था कि हमको व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कॉन्शियसनेस। if there is somewhere consciousness, then or there is some process, एक पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे वो बीइंग अपने हिसाब से चल सकता है, अपने हिसाब से फीड कर सकता है, देन दैट इज, उस लिविंग एलियन को हमें ढूंढना चाहिए। वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए लिविंग बीइंग ढूंढने। सही लगा। या सही बताया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट बताया सौरभ। Yeah, ये and बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। there is even a possibility like life has just now started in some other galaxy. So if that has happened, तो वो एक unicellular organism होगा. हाँ, So like amoeba. So that is also an alien, right? So वो एक amoeba भी हमारे लिए alien ही है. So what we see in these movies, that is not something very real. वो अपना बस अपने हिसाब से उसको बना देते हैं, पर दैट इज नॉट रियल। ये बात आपने एकदम सही कही, दैट इज नॉट रियल। बाकी सारे टॉपिक एक हो गए हैं। हाँ, और किसी को क्वेश्चन है? एक और चीज था सौरभ। कुछ दिन पहले एक क्रिएचर के बारे में बात हो रही थी, टार्माइट्स करके, जो कि बहुत सालों तक सब कुछ सरवाइव कर गया है, ठीक है। वो स्पेस में जाता है तो स्पेस में बिना उसका ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। तो ये भी एक तरह का प्रूफ ही हो गया कि बिना ऑक्सीजन के अगर कोई दूसरा एलियन होगा तो उसको, एलियन लाइफ अगर होगा जैसा आपने कहा, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो, एक जो सरवाइव करता है हाँ स्पेस में। हाँ, हाँ मतलब कई सदियों से उसने सरवाइव किया अर्थ पे। हाँ, क्योंकि जो लाइफ ऑन अर्थ की एक थ्योरी है
जो कई सारी थ्योरीज हैं वैसे तो, कोई बोलता है यहीं से ओरिजिनेट हुई है वोल्केनिक एरियाज के पास से, कोई बोलता है कि बाहर से आई है। तो जो बाहर से आने वाली थ्योरी है कि अर्थ पे लाइफ थी ही नहीं, तो उसकी थ्योरी ये कहती है कि जो सूरज है ना, सूरज से आग निकलती रहती है, और कभी कभी क्या होता है एक आग का पूरा चंक निकलता है जिसमें मेटल्स भी होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं। वो चंक जब स्पेस में आता है, तो स्पेस तो ठंडा है, स्पेस पे उतना टेम्परेचर नहीं है जितना सूरज में है, तो वो सॉलिडिफाइड हो जाती है चीज़। ये सिंपल इमेजिन करो ना, अगर तुमने कभी ये बनते देखा हो, लावा निकलता बाहर। लावा से, हाँ लावा निकलते देखा हो, या तुमने कभी ना लावे से कटोरी बनती देखी हो, जैसे कटोरी तलवार कैसे बनाते थे लोग, तो तलवार बनाने में क्या करते, तलवार होता तो लिक्विड ही है, और लिक्विड को फिर वो सांचे में डाल देते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो तलवार बन जाती है। यही होता है ना कॉन्सेप्ट, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, इनमें से कुछ एस्टेरॉइड ऐसे होते हैं जो सूरज से निकलते हैं, मतलब सूरज जो मॉल्टन लावा हवा में फेंकता है, वो लावा सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिडिफाइड होके वो ऐसा एस्टेरॉइड का शेप ले लेता है। अब उसमें क्या है, उसमें कंडीशन सोचो कैसी हुई, कुछ कुछ अर्थ जैसी कंडीशन नहीं हो गई है उस एस्टेरॉइड पे। अंदर से गर्म है, बाहर से ठंडा है, ठीक है, स्पेस में, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते रहते हैं, पनप जाते हैं, और वो एस्टेरॉइड जब किसी प्लैनेट से टकराता है तो उस प्लैनेट पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ये थ्योरी सोचो, मतलब लॉजिकल लगती है मुझे। तो एक सौरभ, एक हैल्डीन का भी थ्योरी है ना कुछ कि मतलब केमिकल रिएक्शन होते गया, उससे एक तरह का ऑर्गेनिज्म नया फिर अलग अलग मल्टी सेलुलर में बना, एक हैल्डेन का थ्योरी नहीं है कुछ? हैलोडेन का थ्योरी में बताता हूँ, ये है, ऐसा है, मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ कि पहले जो पहला, एक तो पहली बात है ओरिजिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि पहली सेल ओरिजिन कैसे तो आई, क्लियर नहीं हो पाया है, ये नहीं तो हो बात पाया एकदम है। सही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये देते हैं, ये एक सेल था, ठीक है, इस सेल को एक यूनिवर्स मान लो, एक छोटा सा यूनिवर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये इसने अपने चारों ओर एक वॉल बना ली है, ठीक है, और ये आउटर यूनिवर्स से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, उसमें एंट्रोपी मेंटेन करना चाहता है। मतलब ये जो एक सेल है, ये अपने बाउंड्री को तोड़ने नहीं देना चाहता, स्ट्रांग बना लिए, और ये अंदर ही अंदर ना जी रहा है, मतलब इसके अंदर ही ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और इसी के अंदर जी रहा है। अभी क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ एक ये रहते हैं, ग्लूटॉन्स करके कुछ तो था, कोई पार्टिकल रहते हैं जिससे ये क्या कर रहा था, एनर्जी ले रहा था और अंदर ही अंदर जी रहा था और मर जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स आ गए, ठीक है। अभी क्या हुआ कि फिर इसने क्या चालू किया ना, इसने बोला मुझे एनर्जी चाहिए, तो इसने बोला कि मैं इस सेल को खा लेता हूँ, ये छोटी सेल है जैसे मछलियाँ करती हैं, ठीक है। इसने इस सेल को खाया और ये सेल जो है जीती रही इसको खा के, ठीक है। बहुत ही इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, किसी एक पॉइंट पर ऐसा हुआ कि इस सेल ने इस सेल को खाया लेकिन इसको मारा नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। इसने बोला कि भाई तुम अंदर बैठी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, तुम एक काम करो, तुम ना ये काम करो, ये एनर्जी प्रोड्यूस करो, तुम ये कोई भी एक काम दे दिया। हाँ, तो ये सेल क्या करती थी, इस आउटर सेल का काम हो गया जो एनिमी सेल्स हैं उनसे बचना, जो कोई सेल आई तो भाग जाती थी उधर, और इस इंटरनल सेल का काम हो गया एनर्जी प्रोड्यूस करना, यूजिंग मे बी फोटॉन्स, हो सकता है लाइट एनर्जी से कर रही हो। तो अब ये सेल जिंदा भी है, एक जिंदगी जी रही है, और ये इसमें दो पार्टिसिपेंट हैं, एक आउटर सेल और एक इनर सेल। फिर इस सेल को एक बड़ी सेल ने खा लिया, उसने इन दोनों को जिंदा रखा। अब इसको इमेजिन करते जाओ और अपने आप तक पहुंचो। तुम्हारे अंदर अभी यही है, तुम्हारे अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि तरह तरीके की हैं। कोई आंखों में डिफरेंट तरह की सेल है जो तुम्हें देखने में मदद करती है, पेट में डिफरेंट तरह की सेल है जो तुम्हारा खाना कंज्यूम करती है, एनर्जी बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस है सेल का, वो अलग काम करता है। तो ये अब मैं जो तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं और कहीं लिखा भी नहीं है कि ये पहला सेल बना कैसे। हाँ, ये दैट इज द पॉइंट। या नहीं सही बोला आपने। हाँ, उसके बारे में उन्होंने ऐसा बताया था कि वो बस केमिकल कंपाउंड था। हाँ, केमिकल कंपाउंड, और लाइक क्या लाइक प्रोटीन्स जुड़ते रहे, और ओके, उसी को हम लाइक पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोल दी गई। हाँ, राइट।
तो वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उस पे केशव ने बहुत अच्छी बुक एक शेयर करी थी, उससे बोलूंगा हमें हर तो चीज फिर का मतलब हम लूप में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें ओरिजिन किसी का चीज का पता नहीं चल पा रहा है। जैसे सेल्स के बारे में भी है, वैसे यूनिवर्स का भी है, हम लूप में फंसे हुए हैं। लूप एक में फंसे हुए हैं, मल्टीवर्स है उसके अंदर, और उसका ओरिजिन हमें पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हर ओरिजिन हमें चीज पता नहीं एग्जिस्ट। लगा पा रहे एग्जिस्ट कहाँ से आई। लेकिन एक कॉमन चीज दिखती है, हर चीज जैसे खत्म होना चाहती है। अभी संदीपन बोलेगा एंट्रोपी है, क्यों संदीपन? क्या एंड तो है हर चीज का। हर चीज एंड हो रही है, इज इट रिलेटेड टू एंट्रोपी? एंट्रोपी? हाँ, हर चीज एंड होना तो एंट्रोपी से रिलेटेड है, बट लिविंग बीइंग्स का आना, आई डोंट नो। हाँ इसके मतलब ये तो सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर से, chaos से मतलब कुछ क्रिएट हो रहा है, तो इसमें कुछ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की जरूरत। उसी वजह से लोग गॉड वगैरह का कॉन्सेप्ट में बिलीव करने का सोचते हैं। मतलब एक कॉज चाहिए, हर चीज को कॉज एंड इफेक्ट है कि हाँ, कॉज। और यहाँ पे भी कोई कॉज ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। मतलब इट कुड बी गॉड और इट कुड बी सम काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल इवेंट। जैसे मतलब जैसे क्या दिखाते हैं, जैसे साइंस फिक्शन में कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि हाउ लाइफ केम अबाउट, तो कभी कभी ऐसा दिखाते हैं कि लाइटनिंग हुआ, और लाइटनिंग होने की वजह से वो एक कैटलिस्ट का काम किया, एंड उसके वजह से किसी तरह से केमिकल कंपाउंड्स कुछ ऐसे रिएक्ट हुए जिसके वजह से एक ऐसा सिनेरियो पैदा हुआ कि somehow it led to life being created। मतलब प्रोटीन्स वगैरह थे वहां पे, एंड दे combined in such a way that you know। तो मतलब दो ही चीजें रह जाती हैं जो साइंटिस्ट लड़ते रहते हैं कि या तो प्रोबेबिलिटी है या फिर एक क्रिएटर है जिसने सही तरीके से बनाया है। या मतलब हाँ क्या है, क्रिएटर। वही कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है ना, कि अगर कुछ चीज हुआ है, इवेंट अगर हुआ है, जैसे लाइफ बना है, तो उसका कोई कॉज रहा होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हाँ कॉज चाहिए, तो अगर प्रोबेबल कॉज भी हो सकता है और एब्सोल्यूट कॉज भी हो सकता है। अगर मैं सही बोला, एब्सोल्यूट कॉज का मेरा मतलब है कि किसी ने जानबूझ के ऐसे बना दिया। लाइटिंग के लिए। प्रोबेबल कॉज है कि ये सब तड़ हो रहा था और बीच में एक कॉम्बिनेशन सेट हो गया और एक सेल बन गया, दैट इज प्रोबेबल हाँ, कॉज। लेकिन वो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम भी है ना, अगर हाँ वैसे सोचा जाए तो, कि बहुत मतलब कम। एग्जैक्ट वही सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हुए जिसके वजह से लाइफ स्टार्ट हुआ। अभी मान लो कि तुम लेबोरेटरी में बैठे हुए हो और तुमने हाँ एक परफेक्टली एक ऐसा न्यूमेटिक environment चेम्बर बनाया जिसमें हाँ कुछ नहीं है, नो बैक्टीरिया नथिंग, एंड तुम वहां पे तुम अलग अलग टाइप के रिएक्शन करते रहो, और किस तरह से वहां पे एक सेल आ गया, तो हो सकता है मैं मान लूं नहीं होता लेकिन कि वैसा हाँ, लेकिन वैसा आज तक ऐसा देखा नहीं है मैंने कि नहीं हो पाया ना, वो हाँ, नहीं कर पाए साइंटिस्ट। उन्होंने आरएनए हाँ तक गए वही। थे। वो आरएनए जो डीएनए से क्या बनता है, जैसे आरएनए से बनता है, तो आरएनए तक उन्होंने बनाया, लेकिन एक कड़ी वो जोड़ नहीं पा रहे हैं ए टू बी, कि वो आरएनए कैसे डीएनए में कन्वर्ट होके उसने वॉल कैसे बनाई। ये जो वॉल बनी है ना, ये वॉल कैसे बन गई, वो एक था। ये केशव ने एक आरएनए भेजी है सिंथेसाइज लिंक। किया है रिएक्शन के थ्रू से। हाँ वो केशव ने एक बुक भेजी, उसमें उसने बताया आरएनए था ऐसा, और उसे ये इसके अराउंड एक वॉल बन गया। मतलब ये आरएनए के अराउंड एक वॉल बना था, ये सेल वॉल। तो ये सेल वॉल नहीं बना पा रहे थे वो शायद रिएक्शन से। ये बना कैसे, ऐसा कुछ तो था। मैं वो फिर से भेजूंगा लिंक, मेरे को खुद भी पढ़ूंगा। काफी बड़ा है यार वो, करीब 50-60 पेजेस का था वो लिंक। मैं ऐसा अच्छा। ही हाँ, तो वो उसमें यही पॉइंट था, वो लैब में नहीं बना पा रहे थे सेल को ऐसे। हाँ, तो अगर लैब में नहीं बना पाए तो बिना लैब के बनना तो कितना मुश्किल है, सोचो ना फिर। मतलब राइट। हाँ वही ना, मतलब उसका अगर होने का चांसेस क्या, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है उसका, 1 बिलियंस में है, वैसा प्रोबेबिलिटी है उसका, एंड वैसा ही एक सीक्वेंस किसी और प्लेनेट में होने का चांसेस कितना है। इसलिए मैं उस दिन प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में बात कर रहा था ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। ये एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर, प्रेशर, पानी का होना, हर चीज का मतलब बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस है। बहुत स्पेसिफिक है, राइट। या तो वो हाँ, तो हम ज्यादा अभी भी क्रिएट नहीं कॉम्प्लेक्स कर है, पा रहे हैं।
हाँ मतलब वो क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, और पता है लेकिन अब पूरा यार देखो रिवर्स इंजीनियरिंग तो है ना भाई। जैसे राइट। तुमको मैं एक सॉफ्टवेयर दे दूं, बोल दूं ऐसा ही बना दो, तुम क्या करोगे? डिकोड करते जाओगे उसको, उसके लॉजिक तक पहुंचोगे, हाँ उससे बना और नया बना दोगे। अब तुम्हें एंड में जाके तुम्हें ऐसा लगे कि अरे यार ये वाला तो, इसका तो प्रोग्राम ही नहीं लिखा है, बन कैसे गया? लॉजिक लिखा नहीं है, अपने आप एक चीज प्रकट हो गई। इट्स लाइक आउट ऑफ नो वेयर समथिंग स्टार्ट्स एग्जिस्टिंग, दैट तो इज। वही उसके उसके पीछे इंटेलिजेंस की जरूरत है ना। अभी हाँ हमारे केस में हमारे पास थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है तो हम लोग सोच सकते हैं। दिस केम आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन हम जो मर रहे हैं, जो यूनिवर्स डाई हो रहा है, सब दूर आ रही हैं चीजें, वो सब तो एंट्रोपी की वजह से ही लगता है मुझे, क्योंकि हर चीज एकदम ऐसा लगता है, हर चीज ये होना चाहती है, लो एंट्रोपी स्टेट पे आना चाहती है हर चीज। उसकी एक नेचुरल एबिलिटी है कि उसको केओस पसंद है। हाँ केओस पसंद है, मतलब एक जगह बैठे रहना पसंद नहीं है, दूर दूर चले जाके बिखर जाना है, टूट जाना है। ऐसी एक टेंडेंसी लगती है मुझे पूरे यूनिवर्स की, पता नहीं। अब ये नहीं पता कि ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, कि मतलब एक बार टूट जाती हैं सारी चीजें और आउट ऑफ नोवेयर फिर बन जाती है। जैसे मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था पेंडुलम, मुझे लगता है ना कि जैसे एक बार इधर जाती है, बन गई, फिर इधर गई, टूट गई, फिर इधर गई, बन गई। इट्स लाइक एक लूप चल रहा है ये बनने मैंने का। स्ट्रिंग थ्योरी में शायद एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, उसमें बताया था कि जैसे पर्टिकुलर दो स्ट्रिंग्स आपस में एक उनका मिला के इलास्टिक होके अगर टकराती है ना तो एक बिग बैंग स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ मैंने सुना था इसके बारे में। तो ऐसे हो सकता है पहले ही प्रोसेस बहुत बार हुई हो कि बिग बैंग होते रहे हों और वापस से हमारी यूनिवर्स ओरिजिन में आता हो और ये हुआ हो। हम्म। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें बताया था। Okay. तो बेसिकली ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिग बैंग एक बार ना हुआ हो, बहुत बार हुआ हो। हाँ हाँ, ये शेयर करना जो बता रहे हो हाँ ना ओके। कि मोर देन वन बिग बैंग हुआ, देखेंगे। और एक बात अभी जस्ट मुझे क्लिक हुई कि लाइक हमें लगता है कि लाइक हम जितना इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लाइक जितना इवॉल्व हो सकते हैं उतना इवॉल्व हो गए हैं नहीं, हमें खुद भी नहीं ह्यूमन। लगता। हमने जो क्लासिफिकेशन बनाया है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, उसमें शायद टाइप 1 में भी नहीं आते हैं। वो एक सिविलाइजेशन को ऐसे देखा जाता है, अगर वो अपने सूरज की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है, यूज कर सकती है, तो शायद वो टाइप 1 सिविलाइजेशन होगी। मतलब मेरे सूरज की ना सारी, मुझे अभी मैं क्या कर रहा हूँ यार, अभी हम लोग तो चोरों की तरह सरवाइव कर रहे हैं। हम लोग खोद रहे हैं अर्थ को, उसके अंदर से ऑयल निकाल रहे हैं। करेक्ट। रिचुअल वो तो खत्म हो जाएगा ना एक दिन, तो बहुत ही लो ग्रेड मैं तो बोलूंगा इसको चीज है यार उनको। मतलब इंसानी पौधा बन गए अगर, कि सूरज की रोशनी से सुपरमैन बन गए। हाँ मतलब वैसा ही ना यार, जब एनर्जी मेरे पास है सूरज की, तो मुझे धरती खोद के क्यों निकालनी पड़ रही है? मैं अपना एनवायरनमेंट क्यों खराब कर रहा हूँ? मैं अपने नेचुरल हैबिटेट को खराब कर रहा हूँ ना। तो इसका मतलब आई एम नॉट स्मार्ट। ये तो ऐसी बात हुई कि मैं ऐसा करूं कि ना, मुझे अपना घर चलाना है तो मैं सड़क पे सब कूड़ा करता जाऊं और घर क्लीन। अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं हम बेसिकली, मतलब सन की एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम अल्टरनेटिव ढूंढ के अर्थ को खराब कर रहे हैं। वी आर नॉट स्मार्टनेस। करेक्ट। हमारे पास कितने कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कितने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यार। विंड है, सोलर है, वेव्स है, टाइडल है, वाटरफॉल है, कितने सारे हैं। कुछ भी हम लोग उतने 100% कैपेसिटी छोड़ो, हम लोग 90%, 50% भी शायद नहीं यूज कर पाते। तो इट इज लाइक वी आर नॉट राइट राइट। स्मार्ट। एंड हमें लगता है हम लोग इमोशनली भी बैलेंस नहीं है। अगर हम इमोशनली बैलेंस्ड बीइंग्स होते ना, तो भी हम एडवांस कर गए होते। सिंपल सी बात है, वाटर प्यूरिफाई, वाटर हमारा अर्थ 3 पार्ट से घिरा हुआ है, तब भी वाटर का इतना क्राइसिस है, क्योंकि 25% अर्थ का जो भी कवरेज है वाटर से। ये कोई तो पूछ रहा था ना लास्ट टाइम, अरे अब बना लेंगे यार, तब तक इतना पानी है, सिंपल है, बनाना ही था। कोई तो मेरा फ्रेंड मेरे को बोल रहा था उस दिन, अरे जब जरूरत पड़ेगी ना तो ये लोग बना लेंगे। मैंने कहा यार 100 साल हो गए, 150 साल हो गए फिजिक्स को, साइंस को कितने साल हो गए, अब तक बना क्यों नहीं पाए? मतलब डिफिकल्ट होगा ना बनाना। लार्ज लेवल पे बनाना डिफिकल्ट है, छोटे पे तो बनाया है, लेकिन लार्ज स्केल पे बनाना तो उसमें डिफिकल्ट। पैसे नहीं लगते हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये है उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो
होता फिर कुछ चेंजेस। तो अभी जैसे देखना, नहीं, अभी ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है कोविड के हम्म, वजह से, तो अभी लोग इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर एक देश एक नया वैक्सीन निकाल रहा है। अभी 100 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो होने वाला है, जो कि होगा ही होगा, ये तो पक्की बात करेक्ट। है कि होगा, तब तब क्या करेंगे देखना ना उस टाइम पे। तब अचानक लोगों बेसिकली की मतलब डेंजरस सिचुएशन हमारे जब तक आगे नहीं आ जाती तब तक हम उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट नहीं करते। हो सकता है हम पहले से हाँ प्रिडिक्शन लगा के चलें। अब जैसे यही कोविड में 19 है, ये हाँ तो सिंपल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर कोई एयर ट्रांसमिटेड आ जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी लेके हमें ऐसा सोच के चलना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई आती भी है वाटर ट्रांसमिटेड या फिर एयर ट्रांसमिटेड, उससे पहले से हम बैकअप करके चलें, प्लान बना के चलें। और ये एनर्जी भी हमारी एक दिन खत्म होने वाली है फॉसिल फ्यूल्स वाली, तो हम पहले से ही एकदम इन्वेंट ज़्यादा उस पर फोकस करें, उस वर्क पे ध्यान रखें कि हमें विंड की एनर्जी, सोलर एनर्जी को कैसे मतलब अल्टीमेट मैक्सिमम यूज कर सकें। हाँ, क्योंकि कोविड 19 का जो मतलब जो प्रॉब्लम है, दिस इज अ स्मॉलर प्रॉब्लम देन द एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस की वजह से बिलियंस मरेंगे। ये अभी जस्ट लाइक ये सबसे रिचेस्ट पर्सन लाइक बिल गेट्स भी वही बोल रहे थे कि लाइक हमने जितना फोकस करना चाहिए था मेडिसिन में उतना किया नहीं है। जब ये लाइक कोविड 19 का हाँ स्टार्ट हुआ तब हाँ उसने बोला जितना स्टेटमेंट दिया। फोकस करना चाहिए उतना किया नहीं। लाइक हम लाइक ह्यूमन रेस ने लाइक ओके बाकी साइड पे ही ज्यादा ध्यान दिया लेकिन ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं दिया। सो लगता है अब आगे चल के हम जो सोच रहे हैं कि एयर से ट्रांसमिट होके तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये चीजें शायद अब चलेगी उसमें इन्वेस्ट होना पैसा। कोरोना से एक सीख ले सकते हैं हम पर्टिकुलरली कि हमें किस किस चीज़ों में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस किस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए ह्यूमन स्पीसीज को पर्टिकुलरली देखा जाए तो। हम किशोर, यस मुझे ऐसा लगता है यस। ना कि जैसे जैसे हम स्मार्ट सिविलाइजेशन बनते जाएंगे तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ही हाँ स्मार्ट नहीं बनेगी, हमें इमोशनली भी स्मार्ट होना पड़ेगा। सोचो ना, तुम्हें अगर अगर मैं कह रहा हूँ आज कि हमने पूरी एनर्जी कंज्यूम कर ली सन की और हमने ये सारे मेडिसिन बना लिए, ठीक है, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं करने को। विल हैव टू बी इंटेलेक्चुअल बीइंग्स देन। अभी वी आर नॉट इंटेलेक्चुअल बीइंग्स ना, अभी हमें एक फोर्स्ड लेबर है, हम लोग एक आर्मी करेक्ट। है, आर्मी ऑफ लेबर्स हैं। बेसिकली हम लोग जिस स्टेट पे हैं वो हम लोग तो फ्यूल है। वी ourselves आर फ्यूल फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस यूनिवर्स, फॉर दिस प्लैनेट। कि हम काम करते हैं तो उसका एक आउटपुट निकलता है, उस आउटपुट से वो आउटपुट किसी और चीज में इनपुट जाता है और उस इनपुट से कोई और आउटपुट निकलता है, और ये पूरी प्लैनेट गवर्न हो रही है बाय सम few ministers or by few powerful people who are ruling this planet, right? But अगर हमारे पास काम ही नहीं रहेगा, nothing to do, because energy है तो तुम क्यों जाओगे? If you have a machine in your home which can cook anything, if you have electricity है तुम्हारे पास, water है तुम्हारे पास, food आ गया तुम्हारे पास, leisure आ गए, entertainment आ गए, then what will be the cause, motivation for which you will work, what you will do? तो राइट। अभी शायद मुझे लगता है कि हम लाइक अभी जैसे लाइक बहुत सारा रेनफॉल हुआ लाइक पिछले ईयर, अभी साइक्लोन चल रहा है, शायद ऐसी ही चीजों से फिर हमें लाइक कैसे बोलते हैं लाइक ओके लाइक कल एग्जाम है तो आज स्टडी कर ले, तो शायद ऐसी ही चीजें से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और तुम जो बोल रहे थे कि लाइक इतना सारा ऑलरेडी है हमारे पास तो हम लाइक सोचेंगे कैसे, तो मुझे लगता है कि लाइक सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लाइक जो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, लाइक जो सर्विसेज बना रहे हैं वो इंटेलिजेंट बनते रहेंगे, और जो सर्विसेज यूज करते हैं लाइक रोबोट की सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो लाइक कम इंटेलिजेंट बनते रहेंगे। तो बेसिकली कुछ लोग स्टूपिड हो जाएंगे, और बेसिकली जो जो खुद से इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड जिनको बोलते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड बंदे जैसे साइंटिस्ट होते हैं, नासा वगैरह का दिन रात काम करते हैं, एंड दे डोंट डू इट फॉर मनी, दे डू इट बिकॉज दे लव इट, तो ऐसे लोग उसमें चले जाएंगे। और जो लोग फोर्स्ड लेबर हैं, नहीं बनना चाहते थे, आईटी में नहीं आना चाहते थे, या आईएएस नहीं बनना चाहते थे, जो भी, वो लोग डिफरेंट तरह की लाइफ जीने लगेंगे, स्टूपिड लाइफ जीने लगेंगे मे बी।
राइट। और ये आगे चल के हम ऐसे देखते हैं ना, लाइक शायद कौन सा मूवी था ये, 2010 मूवी का, 2012 मूवी था 2012। तो 12, हाँ। तो जो भी क्राइसिस हो रहा था वर्ल्ड पे तब, सारी ऑब्वियसली ना किसी ने गरीब को नहीं सेव किया। लाइक सारे लाइक पैसे वाले जो लोग थे अभी, ऐसा ऐसा ही है ना कि लाइक इंटेलिजेंट लोग ही आगे चल के पैसे वाले बनेंगे। हाँ लाइक हाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वही चीज होगी आगे चल के कि ओके सर, जो नेचुरल एकदम सिलेक्शन। से नेचुरल सिलेक्शन होगा ही, कुछ भी करो। लाइक अगर हम सोचे अभी कुछ हो रहा है तो ऐसा करेंगे ना, बिल गेट्स को सेव करेंगे, अमेजोन के सीईओ के, लाइक हमारे लाइक बहुत लाइक जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उनको सेव करेंगे। जैसे अगर हम एज्यूम करें कि कोई वैसी पेंडेमिक आती है जिसकी वैक्सीन लिमिटेड हो, तो पर्टिकुलरली वो उन्हीं को सेव करेंगे जो ज़्यादा रिचेस्ट होंगे और जिनसे हमें ज़्यादा वर्क आउटपुट मिल रहा है, बाकी इनको नहीं करेंगे। तो बेसिकली ह्यूमंस को खुद को ही डेवलप होना पड़ेगा, अपने अंदर से ही लाना पड़ेगा कि हाँ हमें आगे देखना है, वर्क करना है, हाँ हमारे माइंड्स बहुत अगर हमें चेंज हो सर्वाइव रहे हैं। करना है तो। अभी कोई तो उस दिन बोल रहा था दिमाग छोटा हो रहा है किसी ने उस दिन डाला था ग्रुप पे। ठीक है यार। तो मैं एक बार ये चीज मतलब सोच रहा था ऐसे इसके बारे में कि हम लोग जितना भी कुछ मतलब रिसर्च करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं ट्राई करते हैं कि हम लोग हर समय बाहर देखते हैं ना टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग को बचाएगा, हमारा मतलब कौन सा वैक्सीन निकाल लेंगे उससे बच जाएंगे, बट हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, मतलब साइंस के थ्रू से हो या किसी भी तरह से हो। तो हाँ ये बात है, ये मैं भी मानता हूँ। मतलब ये इम्प्रूवमेंट कैसा भी हो सकता है, जैसे फिजिकल प्राउस बोलो या फिर मतलब साइकोलॉजिकली बोलो। मतलब हम लेजी होते रहे, हमारी मदद कोई और करता रहे, वजह से ये मेडिसिन मदद कर रही है, कभी कोई और मदद कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लिए हैं। हाँ यही चीज है। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे अभी मान ले कि ह्यूमंस के केस में कैसा है अभी, स्ट्रेंथ के मामले में भी देख लो तो वी आर द वीकेस्ट, फिर स्पीड के मामले में देख लो तो वी आर द वीकेस्ट, इम्यूनिटी के मामले में भी देखो तो वीकेस्ट है हम लोग, क्योंकि मतलब बाकी जो क्या बोलते हैं क्रीचर्स वगैरह जो लोग हैं उन लोगों में नेचुरल सिलेक्शन अपने आप होता है कि कोई रोग हो गया, कोई डिजीज हो गया, तो उसमें से कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, और फिर वो जो फिट रहता है वो बचता है, उसमें से फिर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो सर्वाइव करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्पीशीज तैयार होती है। जबकि हमारे केस में कैसा होता है कि हम लोग मेडिसिन के थ्रू से अपने आप को बचा के रख देते हैं, और उस वजह से वी आर एक्चुअली प्रोपगेटिंग वीकनेस। आई मीन दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ सेइंग दिस, बट नेचुरल सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में द वीक should die and the strong should survive। मतलब जैसे हम बातें करते हैं ह्यूमंस की टाइप 1 से टाइप 2 सिविलाइजेशन में जाने के लिए, जैसे हमें पर्टिकुलर इतना इवॉल्व होने के लिए तो हमें अपने ऊपर वर्क करना ज्यादा जरूरी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मेडिसिन बना रहे हैं और हम एडवांस होते जा रहे हैं, ऐसे इसको हम इम्प्रूवमेंट नहीं कहेंगे बेसिकली। हम लोग अपने खुद के फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, ये सब चीजों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं, इनको इनके ऊपर प्रॉब्लमेटिक है। राइट। मुझे अभी इसी पे ऐसा लग रहा है कि कैसे ना जो भी अपना डीएनए रहता है, लाइक हमने लाइक कितने लाइक 100 साल पीछे वाला आदमी या फिर लाइक लाखों साल पीछे वाला आदमी, उसका डीएनए देखोगे तो उसमें कोई लाइक XYZ डिसीज है, उससे फाइट करने की क्या लाइक कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद इवॉल्व होने के बाद उसमें कैपेसिटी आ गई, ठीक है। अब हम अगर टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर जो भी मेडिसिन ले रहे हैं तो कंसिडर लाइक 1000 years में हम लाइक अभी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेंगे, तो लाइक हमारा जो भी डीएनए चेंज वाली चीज है वो तो चेंज होगी ही नहीं। तो लाइक इवोल्यूशन तो लाइक फिजिकल इवोल्यूशन एटलीस्ट लाइक हम कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मेरा थोड़ा सा फिलोसॉफिकल थिंकिंग है इस मामले में
कि जब हम बात करते हैं ना स्पीशीज की, तो हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं. वी ओनली थिंक अबाउट ह्यूमन बींग्स. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज, इसलिए मैं ये डायग्राम बना रहा था कि अगर ये जो इनर मोस्ट सर्कल है, दिस इज सम अदर बीइंग, आउटर मोस्ट सर्कल इज सम अदर बीइंग, जस्ट लाइक बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना रही. सो आई एम कंसिडरिंग एंटायर अर्थ फॉर नाउ एज वन ऑर्गेनिज्म. अगर पूरी अर्थ एक ऑर्गेनिज्म है एंड हम इग्नोर करेंगे बाकी सेल्स को, पेड़ों को इग्नोर कर रहे हैं, पानी को इग्नोर कर रहे हैं, समुद्र को इग्नोर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो इन अ वे वी आर हार्मिंग आवर सेल्स, जो कि प्रूव हो भी रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है. हम लोग थोड़े से एम्बिशियस हो गए हैं कि वी, बिकॉज इन सारे सेल्स में वी आर द स्मार्टेस्ट सेल्स. हम वो सेल हैं जो किसी बाकी सेल्स को बचा के रखती है या उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है. वी आर लाइक ओनर, वी आर लैंडलॉर्ड ऑफ दिस अर्थ. हमने सबको रेंट पे दे रखा है, ठीक है. और हाँ, इन पर्टिकुलर जैसे अपन माइथोलॉजिकली भी देखें इनको, जैसे पुराने जो लोग थे वो यही कहते थे कि हमें आसपास के एनवायरनमेंट को पर्टिकुलरली सही रखना चाहिए हमारे. मतलब, और उसके बाद में वो जैसे मेडिटेशन का कहते थे, वो बेसिकली एक मेडिसिन ही दे रहे थे हमें. वो कह रहे थे कि हमें अपने आप में ही एडवांस डेवलपमेंट करनी पड़ेगी देखा जाए तो, और एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चलना होगा. कॉन्फिडेंस बहुत आ गया, क्योंकि एक्चुअली क्या था, दिमाग सबसे तेज था हमारा, तो हमें अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आ गया, अरे कोई नहीं, अर्थ खत्म हो जाएगा, हम दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे. सिंपल है ना, दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे. दूसरे प्लेनेट पे नहीं गए क्योंकि होने वाला है नहीं. 100 साल में मेरे को होते हुए दिख भी नहीं रहा है. नहीं दिख रहा है. यूनिवर्स एक्सट्रीमली डेंजरस चीज है. उस पे अभी तक कोई मतलब कर ही नहीं पाए हम रिसर्च. और वही ना, मतलब 100 साल में कैसे होगा, और 100 साल में ग्लोबल वार्मिंग प्रॉपर आने वाला है एकदम पूरा. 100 साल क्या, अभी तो देख लो ना, ग्लेशियर्स पूरे मेल्ट हो रहे हैं वगैरह. 50 में आई थिंक, मतलब 100 साल स्ट्रेच है. हमारे लाइफ टाइम में हम लोग शायद देख लेंगे कि मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे. हम लोग कोई एक बड़ी कैलेमिटी तो देखेंगे ही. हमने देखो सब तो देख लिया. अभी हमने ये देख लिया ना, जो 100 साल में एक बार आता है, पेंडेमिक. तो कैलेमिटी भी, और कैलेमिटी हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटेड कैलेमिटीज देखी हैं, जैसे कि सुनामी है या साइक्लोन्स है. लेकिन हमने अभी जैसे पेंडेमिक देखा, तो हम सेंट्रल ये भी देखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एक जगह कुछ बड़ा होगा नेचुरल, जो बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करेगा. वो भी पॉसिबिलिटी है. सेंट्रल कैलेमिटी, सेंट्रल नेचुरल कैलेमिटी, जो भी इसका साइंटिफिक वर्ड होता मुझे पता नहीं. वो भी देख सकते हैं. नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है लगता है. नेचुरल सिलेक्शन, जैसे कि हमारे जाने के बाद भी कितने, आई थिंक मिलियंस या 1000 ईयर्स तक, सूरज के खत्म होने के बाद बता रहा हूँ, इसी थियोरेटिकली जो वेव्स ये हैं, वेल्स हैं, फिशेज हैं, बहुत नीचे जो ऑर्गेनिज्म है, वो जिंदा रहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सन ना. राइट. बहुत नीचे रहते हैं, बहुत नीचे रहते हैं, जो वो बचेंगे. फिश की बात कर रहा है? फिशेज मतलब, फिशेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो aquatic animals which are not using sun to survive. Aquatic animals जो बहुत, ultimately everything is using sun to survive. नहीं, there are some species, मैंने बड़े जो कीमोसिंथेसिस यूज करते हैं जीने के लिए. कीमोसिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं यूज करते, केमिकल से एनर्जी बनाते हैं. मुझे तो एक सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई में है ना. हाँ, लेकिन वो उससे अपना लाइफ टाइम जीते हैं, वो और रिप्रोड्यूस करते हैं और जीते हैं. तो ये जैसे एक सुमित या कोई तो बता रहा था ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पेस में भी जिंदा रहता है, वो नहीं लेता ना सन की एनर्जी. वो एयर भी नहीं लेता, ऑक्सीजन भी नहीं लेता, वाटर भी नहीं लेता. किस चीज की बात कर रहे हैं? मेरे को टार्डिग्रेड पता है, जो कि एक स्पेस में सर्वाइव कर सकता है. बट वो लोग एक लिमिटेड टाइम तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, 100 साल तक सर्वाइव कर. वही कह रहा हूँ, मतलब ह्यूमन से ज्यादा करेंगे, बाद में तो वो भी एक टाइम पे खत्म ही हो जाएंगे, जब सूरज ही नहीं रहेगा. हाँ, तो वही है, मतलब एनर्जी अल्टीमेटली सूरज से ही आता है ना. वो कहीं से भी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेट सोर्स वही है, सूरज ही है. ओके, मतलब इनडायरेक्टली भी वो कीमोसिंथेसिस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस हुआ था और वो एनर्जी आई और उससे कन्वर्ट होके आया है. हाँ, वो भी है. They will live longer, but they will not live forever. देख, ग्लोबल वार्मिंग अगर हुआ ना, तो मतलब मेरे को तो लगता है कि बहुत
अधिकांश मतलब जो लाइफ है वो इट विल पेरिश। भाई टाइम चेक, भाई लोग टाइम चेक, 7:30 तक था। हाँ काफी लोगों ने ड्रॉप टाइम कर दिया। ओके। किशोर कुछ कहना है लास्ट में? नहीं बस cool। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, डाल दूंगा साइट पे रिकॉर्डिंग। आज सारे टॉपिक कवर करे, पता है हमने सारे, मैं देख रहा था। स्टार्ट किया था स्ट्रिंग थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्सेस एंड देयर फिजिक्स, ग्रेविटेशनल वेव पे थोड़ा बहुत बात हुआ, डार्क मैटर पे बात हुआ, डार्क एनर्जी पे हुआ, पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड पे हुआ, एलियन प्लैनेट्स पे हुआ, ट्रैवल टू आउटर स्पेस इस पे नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। चलो थैंक्स भाई लोग। देव तुम नए आए हो, तुम्हें कैसा लगा यार फीडबैक, कुछ क्या है? काफी अच्छा लगा यहाँ से, मतलब काफी नॉलेज मिली है देखा जाए तो। जैसे मैं ये व्यूज किसी शेयर नहीं कर सकता था, जैसे यहाँ पे जैसे मेरे आसपास वाले फ्रेंड्स हैं उनसे पर्टिकुलर मैं ये बातें करता था, वो इस फील्ड से लिंक्ड नहीं थे, तो आज जैसे इस कम्युनिटी में मैं ज्वाइन किया ना तो काफी अच्छा लगा। ठीक है, ब्रिंग इन मोर पीपल लाइक दिस एंड कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड इट लाइक आर्टिफिटरी, कुछ भी स्टार्ट कर दिया है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, तो तुम बताना हम लोग क्या कर सकते हैं। या श्योरली, हाँ मैं पक्का बताऊंगा। ठीक है चलो, ठीक है चलो छुट्टी होगा कल काफी लोगों का, तो एंजॉय करो। चलो बाय बाय। क्या क्या क्या? छुट्टी है नहीं है कल? हाँ ठीक है, एंजॉय करो, मजे करो फिर। चलो हाँ बाय। बाय। बाय।